नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपना पॉपुलर सीरीज बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज पार्ट 16 को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी सम्मिलित हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लेके आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार फिल्म आज का पहला प्रश्न है आपका, बिहार फिल्म प्रोत्साहन राशि क्या है? बिहार फिल्म प्रोत्साहन राशि क्या है, ये आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, तो हम देखते हैं बिहार फिल्म प्रोत्साहन राशि क्या है। तो इसके लिए कहावत कहा गया है, चलिए देखते हैं। एक्टर है बिहारी, स्टोरी है बिहार का, टोन भी है बिहारी, फिर भी फिल्मों की शूटिंग या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो मूवी बनती है बिहार में शूटिंग नहीं हो रही है, ऐसा क्यों है? तो प्रोत्साहन, तो इस शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार लेके आई है बिहार फिल्म प्रोत्साहन राशि, बिहार फिल्म प्रोत्साहन राशि 2024। ठीक है, बिहार फिल्म प्रोत्साहन राशि 2024। इसके तहत कहा गया है कि अगर किसी फिल्म की शूटिंग 75% तक बिहार में होती है तो 2 से 4 करोड़ तक अनुदान राशि दिया जाएगा, यानी ग्रांट दिया जाएगा, जो कि अच्छा भी है क्योंकि बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार की संस्कृति को दिखाया जाएगा। इस बिहार की संस्कृति को दुनिया के सामने रूबरू होगी। इससे क्या होगा? बिहार की संस्कृति दुनिया के सामने रूबरू होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, बताइए। हाल ही में तो विजयपुरम का राइट आंसर होगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से मानचित्र जारी किया गया है? बताना है आपको। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से मानचित्र जारी किया गया है? तो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ग्रोथ एंड ब्यूटीफुल बिहार। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से मानचित्र जारी किया गया? तो आपका आंसर है ग्रोथ एंड ब्यूटीफुल बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है? पाल वंश का दूसरा संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है, बताना है आपको। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महिपाल। महिपाल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या राइट आंसर? तो महिपाल हो जाएगा। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महिपाल को कहा जाता है, महिपाल को। ठीक है, मनेर शरीफ दरगाह कहाँ स्थित है? बिहार में मनेर शरीफ दरगाह कहाँ स्थित है, बताना है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर पटना में स्थित है। मनेर शरीफ दरगाह कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। ये देखेंगे 70 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोड़ा कटोरा झील बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताना है आपको। ये बताइए। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नालंदा जिला में। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? तो नालंदा जिला में स्थित है। घोड़ा कटोरा झील नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका आंसर है 2015 में पारित हुआ था। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आपका 2015 में शुरू हुआ है। और बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, जो कि बीपीएससी का है, उसका गठन कब हुआ था? तो आपका आ जाएगा 1949 ईस्वी में। बीपीएससी का गठन कब हुआ? 1949 में हुआ। केसरिया जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ है,
वह किस जिले में स्थित है? केसरिया, जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ है, वह किस जिले में स्थित है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण जिला में। क्या आंसर होगा? पूर्वी चंपारण जिला। केसरिया आपका कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उदयपुर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर झील आपको किस जिला में स्थित है? ये भी आपका पश्चिमी चंपारण में होगा। केसरिया आपका पूर्वी चंपारण में है और उदयपुर झील आपका पश्चिमी चंपारण में है, वेस्टर्न चंपारण में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह से संबंधित था? गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह से संबंधित था? गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह से संबंधित था? तो आपका हो जाएगा आंसर भूमिज विद्रोह। गंगा नारायण का हंगामा किससे संबंधित था? तो भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह 1832-33 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था? तो गंगा नारायण ने किया था। ठीक है। गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह से संबंधित था? तो भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह 1832-33 में हुआ था, जिसका नेतृत्व आपका गंगा नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना 1921 ईस्वी में आए थे। ठीक। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन आ गया, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से सफल हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से सफल हुआ था? पहला ऑप्शन आपका मोहम्मद आजम, दूसरा है मोहम्मद कामबख्श, तीसरा है मुअज्जम, चौथा है दारा शिकोह। दारा शिकोह तो होगा ही नहीं, तो मुअज्जम आपका आंसर हो जाएगा मुअज्जम। औरंगजेब के बाद आपका मुअज्जम उत्तराधिकार के युद्ध में अंतिम रूप से सफल हुआ था। मुअज्जम हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर मुअज्जम। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम अंतिम रूप से सफल हुआ था। कौन था? मुअज्जम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस इतिहासकार के अनुसार बहादुर शाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे साये बेखबर कहने लगे? किस इतिहासकार के अनुसार बहादुर शाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे साये बेखबर कहने लगे? तो रूफी खान, दूसरा आपका सफ़ी खान, तीसरा है सर लुएनस, चौथा है मोहम्मद शफी रिजवान। देखिए क्या आंसर होगा। किस इतिहासकार के अनुसार बहादुर शाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर कहने लगे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रूफी खान। ठीक है। क्या आंसर होगा? रूफी खान। रूफी खान नामक इतिहासकार के अनुसार बहादुर शाह राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर कहने लगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उत्तरकालीन मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया? किस उत्तरकालीन मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया? हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार किसने प्रदान किया था? पहला ऑप्शन है बहादुर शाह, दूसरा जहांदरा शाह, तृतीय आलम द्वितीय, चौथा है फर्रुखसियर। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो बादशाह जो फर्रुखसियर था ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया था। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। 1717 ईस्वी में एक अंग्रेज दूत मंडल मुगल दरबार में आया था। यह दूत मंडल कोलकाता से जॉन शर्मन द्वारा लाया गया था, जिसकी सहायता एडवर्ड स्टीफेंस कर रही थी। इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन था। ख्वाजा सेहुर्द नामक आर्मीनियाई द्विभाषा भी थे। विलियम हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर की एक खतरनाक बीमारी से छुटकारा दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली, जिससे बादशाह ने अंग्रेजों से खुश होकर 1717 ईस्वी में
में एक शाही फरमान जारी किया जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का एक विशेषाधिकार मिला। इस फरमान को ही कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 3,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने का एक विशेषाधिकार मिला। इस फरमान को ही कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, कब दिया था यार? तो 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बहादुर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, फरोख्तियार को साहिब खबर या जहांदरा शाह को रंगीला कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा मिलान सही है? बताना आपका उपरोक्त में से कौन सा मिलान सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल 1, केवल 2, केवल 3, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 आपका सही है। कौन सही है देखते हैं। बहादुर शाह को साहिब खबर कहा जाता है। ठीक है, बहादुर शाह को क्या कहा जाता है? साहिब खबर। फरोख्तियार को घृणित कायर कहा जाता है। फरोख्तियार को घृणित कायर कहा जाता है। फरोख्तियार को क्या कहा जाता है? घृणित कायर। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला। मोहम्मद शाह को आप रंगीला कहते हैं और आपका जहांदरा शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। ठीक है, जहांदरा शाह को क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं। बाकी सब लोग पढ़ लेते हैं। बहादुर शाह हो गया साहिब खबर। बहादुर शाह क्या हो गया? साहिब खबर। फरोख्तियार हो गया आपका घृणित कायर। मोहम्मद शाह हो गया रंगीला। चौथा जहांदरा शाह हो गया लंपट मूर्ख। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से बहादुर शाह के संदर्भ में यह किसका कथन है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? किस इतिहासकार ने कहा था बहादुर शाह के संदर्भ में कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छा कहा जा सकते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है खफी खां, दूसरा है एडवर्ड स्टीफेंसन, तीसरा है सर सिडनी ओवेन, चौथा है विलियम होम्स। किसने कहा था बताइए। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सर सिडनी ओवेन्स। बहादुर शाह के संदर्भ में सर सिडनी ओवेन का यह कथन है कि वह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छा शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था प्रारंभ की? किस मुगल शासक ने राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था प्रारंभ की? तो आपका पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है बहादुर शाह प्रथम, तीसरा है फर्रुखसियर, चौथा जहांदरा शाह। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या? किस मुगल शासक ने राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था प्रारंभ की? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या? जहांदरा शाह। जहांदरा शाह ने राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, हम लोग मुगल काल के बाद का इतिहास देख रहे हैं, उत्तरकालीन थी मुगल काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था? बताना है किस मुगल बादशाह ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था? तो पहला ऑप्शन आपका बहादुर शाह प्रथम, दूसरा जहांदरा शाह, तीसरा है फर्रुखसियर, चौथा है मोहम्मद शाह। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जहांदरा शाह। जहांदरा शाह ने क्या किया था? सारे मुगल बादशाह
आमेर के राजा मुगल बादशाह ने जहांदरा शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को कब ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी? बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को कब ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी? पहला ऑप्शन होगा अगस्त 1765, दूसरा नवंबर 1765, आपका अगस्त 1764, दिसंबर 1764। बताना क्या होगा? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? तो आपका आंसर है अगस्त 1765 को। अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि की थी अंग्रेजों के साथ। इसमें आपका कौन कौन पार्टी था? तो बंगाल का नवाब, मुगल बादशाह और अंग्रेज, तीन को पार्टी था इसमें। ठीक, इसमें यह फैसला किया गया कि बंगाल के राजस्व को आपका 3 भागों में बांट दिया जाएगा। एक भाग दे दिया जाएगा किसको? तो नवाब को, दूसरा भाग दे दिया जाएगा मुगल बादशाह को, तीसरा अंग्रेज रखेंगे। नवाब जो है जिस भाग से काज का काम बंगाल में संभालेगा और कंपनी इसे दीवानी समझ के अपने लाभांश समझ के अपने शेयर होल्डर में बांट लेगा। ठीक है, और साथ में लगान वसूली का अधिकार भी तो किसको दे दिया गया? तो अंग्रेज को दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद आपका बताते हैं इसी के साथ ही बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1765 की, इसी संधि के बाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? एक राजस्व व्यवस्था, दूसरा शासन संबंधित क्षेत्र। पहला अस्थायी बंदोबस्त बनारस व गाजीपुर के क्षेत्र में, रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास व मुंबई में, तीसरा आपका मालवाड़ी प्रथा आगरा व अवध में। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अस्थायी बंदोबस्त आपका बनारस व गाजीपुर में है, रैयतवाड़ी आपका प्रथा आपका मद्रास और मुंबई में, तीसरा आपका मालवाड़ी प्रथा आगरा व अवध में। तो यहाँ आपका कोई भी कथन गलत नहीं, यहाँ सभी कथन क्या है? सही है। देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था? ठीक है, राजा जय सिंह को कौन सा उपाधि दिया था? मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। तो आपका पहला ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा है जहांदरा शाह, तीसरा फर्रुखसिया, चौथा मोहम्मद शाह। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जहांदरा शाह। ठीक है, क्या आंसर होगा? जहांदरा शाह। जहांदरा शाह ने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को कब ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी?
तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में, अगस्त 1765 में। ठीक है, अगस्त 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो गया लगा। निम्नलिखित में से नौवां ऑप्शन है, नौवां क्वेश्चन है कि आपका क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है। पहला भू राजस्व व्यवस्था एक साइड है, दूसरा संबंधित क्षेत्र। पहला है अस्थाई बंदोबस्त में, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, बनारस और गाजीपुर में। दूसरा है रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास व मुंबई में। तीसरा मालवाड़ी प्रथा आगरा व अवध में। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका सभी सही है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त आपका कहाँ कहाँ लगा है, तो अस्थाई बंदोबस्त आपका बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर व उत्तरी कर्नाटक में। मतलब पूरे ब्रिटिश भारत का 19% भाग में आपका अस्थाई बंदोबस्त लगा था। अस्थाई बंदोबस्त आपका कितना प्रतिशत भाग में लगा है, तो आपका 19% हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत भाग में अस्थाई बंदोबस्त थी, कितने प्रतिशत भाग में महलवाड़ी बंदोबस्त थी, कितने प्रतिशत भाग में आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। याद ध्यान देना है कि आपका 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त थी। कौन कौन क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर आपका व उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका कहाँ कहाँ है, रैयतवाड़ी प्रथा मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग में पूरे ब्रिटिश भारत का 51% भाग पर। पूरे ब्रिटिश भारत के कितना प्रतिशत भाग पर रैयतवाड़ी प्रथा है, तो आपका 51% भाग पर रैयतवाड़ी प्रथा है। ठीक है, कौन कौन क्षेत्र है, मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग। यही जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट आपका महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा क्या है, महलवाड़ी प्रथा किन किन क्षेत्रों में था, आगरा में, अवध में, मध्य प्रदेश में, पंजाब व दक्षिण भारत के कुछ जिलों में। मैंने पूरे ब्रिटिश भारत का 30% भाग पर क्या था आपका, तो आपका हो गया महलवाड़ी प्रथा। 19% भाग पर आपका क्या है, अस्थाई बंदोबस्त। 51% भाग पर आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था और 31% भाग पर आपका क्या है, तो आपका महलवाड़ी व्यवस्था है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामिनी समिति का संबंध है, कामिनी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, बताना है आपको। कामिनी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। पहला भू राजस्व व काल से, दूसरा सरकारी कृषि से, तीसरा जनजाति क्षेत्र की कृषि से, चौथा जनजाति क्षेत्र के वन अधिकार से। तो कामिनी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कामिनी समिति का संबंध भू राजस्व व काल से, भू राजस्व के काल निर्धारण से है। ठीक है, कामिनी समिति का संबंध भू राजस्व के काल निर्धारण से है। इसकी शुरुआत आपको 1778 ईस्वी से हुआ था। कामिनी समिति का संबंध भू राजस्व का काल निर्धारण से है, जिसकी शुरुआत आपका 1778 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुबली हाली कृषि प्रथा भारत में कहाँ प्रचलित थी, दुबला हाली कृषि पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, कहाँ प्रचलित थी। तो आपका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है सूरत, तीसरा है अवध, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत में। दुबली हाली प्रथा कहाँ स्थित थी, तो आपका सूरत में प्रचलित थी दुबला हाली, दुबला हाली प्रथा आपका कहाँ है, तो सूरत में प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। पहला है कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को जमींदारी प्रथा का प्रतिपादक माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को जमींदारी प्रथा का प्रतिपादक माना जाता है। दूसरा आपका जमींदारी प्रथा
समस्त भारत के 19% भागों में विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेम्स ग्रांट ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया था। चौथा ऑप्शन है, जमींदारी प्रथा 1793 में लागू किया गया था। बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला नहीं, सत्य नहीं, असत्य है। असत्य बताना है कौन सा कथन आपका असत्य है। ठीक है, असत्य कथन, सत्य हटा दिए, असत्य असत्य है। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को जमींदारी प्रथा का प्रतिपादक माना जाता है। ये आपका गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैप्टन रेड और थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। ये आपका कहाँ से जुड़े हुए थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था से कैप्टन रेड और थॉमस मुनरो किससे जुड़े हुए थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। और आपका जमींदारी प्रथा से आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, जमींदारी प्रथा आपका समस्त भारत के 19% भाग में विस्तृत है, ये सही है। जेम्स ग्रांट ने जमींदारी प्रथा का विरोध किया था, ये भी सही है। जमींदारी प्रथा का 1793 में लागू किया गया, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो किससे जुड़ा हुआ था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। और आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका जमींदारी प्रथा का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगी आपका, पंचाला बंदोबस्त का संबंध किस क्षेत्र से? पंचाला बंदोबस्त का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लगान वसूली, दूसरा भूमि सुधार, तीसरा आपका भूमि समेकन, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पंचाला पद्धति आपका लगान वसूली से संबंधित है। लगान वसूली से संबंधित है पंचाला पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग के समय, आंसर है इसका, लगान एक्सप्लेनेशन है। वारेन हेस्टिंग के समय की पंचशाला बंदोबस्त का आरंभ हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय पंचशाला बंदोबस्त आरंभ हुआ था, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, पंचाला व्यवस्था आपका किस समय स्टार्ट हुआ? तो आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। बंदोबस्त का आरंभ आपका वारेन हेस्टिंग के समय हुआ, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमींदारी प्रथा के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। जमींदारी प्रथा के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इसे कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। दूसरा, इसमें प्रचलित जमींदारी प्रथा पुर्तगाल से प्रेरित थी। तीसरा, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आश्रित भू धृति का प्रथा का जन्म हुआ। चौथा है, सर जॉन शोर व जेम्स ग्रांट की जमींदारी प्रथा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ आपका गलत ऑप्शन कौन सा? सत्य असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका असत्य है? सत्य होगा, फिर यहाँ से असत्य होगा, असत्य है। ठीक है, हमारी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन आपका सत्य है, ये कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। दूसरा आपको भारत में प्रचलित जमींदारी प्रथा पुर्तगाल से प्रेरित थी, ये कथन गलत है। दूसरा को अगर गलत है, क्योंकि पुर्तगाल से प्रेरित ना होकर ये इंग्लैंड से प्रेरित थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है। तीसरा, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आश्रित भूधृति प्रथा का जन्म हुआ था, ये भी सही है। चौथा को सर जॉन शोर व जेम्स ग्रांट की जमींदारी प्रथा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह भयानक भूल और अन्याय पर आधारित योजना थी, जिसमें केवल जमींदारों के साथ समझौता हुआ, जबकि कृषकों के अधिकारों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। यह कथन किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी? यह कथन किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा मालवाड़ी व्यवस्था, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त। इसमें जमींदारों से ही
बातचीत किया गया, कहा कोई बात नहीं किया गया। जमीन का मालिक आपको इस यहाँ पर जमींदार को माना गया और किसानों को रैयत माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली दुर्ग कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली दुर्ग कहाँ स्थापित की? पहला ऑप्शन कालीकट, दूसरा कोचीन, तीसरा अलीपट्टू, चौथा है सूरत। बताना है आपको कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली दुर्ग की स्थापना कहाँ की? तो आपका आंसर हो जाएगा कोचीन में। कोचीन में आपका राइट आंसर होगा। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली दुर्ग की स्थापना कोचीन में की थी। ठीक, इस प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप तथा हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की गई। ठीक, पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन तथा दीव तथा हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली तथा यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा था। सन 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली तथा यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा भारत की कालीकट पहुंचा था। दूसरा आपका 1500 ईस्वी में पेड्रो एल्ब्रेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा था। तीसरा ऑप्शन आपका 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो आपका यहाँ सभी सत्य है, सभी कथन आपका सही है। ये भी सही है। क्या एक्सप्लेनेशन? 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगीज तथा यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मलिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा। 1500 ईस्वी में पेड्रो एल्ब्रेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। वास्को डी गामा कब आया दूसरी बार? 1502 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्यास्त कानून का संबंध किस भूराजस्व व्यवस्था से है? सूर्यास्त कानून का संबंध किस भूराजस्व व्यवस्था से है? तो पहला ऑप्शन है जमींदारी व्यवस्था, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा मालवाड़ी व्यवस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा सूर्यास्त कानून का संबंध आपका जमींदारी व्यवस्था से था। ठीक, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त कानून प्रचलित था। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत कौन कानून प्रचलित था? तो सूर्यास्त व्यवस्था प्रचलित था। इस कानून के तहत यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगा नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाएगी। जमींदारों की जमींदारी क्या होगी? तो नीलाम हो जाएगी। ये आपका सूर्यास्त कानून था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? पहला ऑप्शन आपका लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा कर्जन, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स, चौथा है लॉर्ड रिपन। तो यहाँ आपका आंसर बताइए क्या होगा? द्वैध शासन पद्धति नीति को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो अब आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये 3 आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बताना आपको नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा दीनबंधु मित्र,
तीसरा आपका शरत चंद्र चटर्जी, चौथा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र आपका नील दर्पण के लेखक थे। नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले जनजाति का नाम बताइए। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले जनजाति का नाम आपका है पहला ऑप्शन कुकी, दूसरा है पहला कुकी, दूसरा खोट, चौथा है नागदा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम आपका खोंड जनजाति है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला आपका चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, तीसरा आपका खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। बताना उपयुक्त में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कौन सम्मिलित नहीं है, तो बताइए। चंपारण सत्याग्रह आपका महात्मा गांधी, ये तो आपका सही है। दूसरा है आपका अहमदाबाद मिल और श्रमिक और मोरारजी देसाई, ये आपका गलत है। यहाँ के अहमदाबाद मिल श्रमिक के साथ होगा आपका महात्मा गांधी, MG गांधी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। पहला मोपला विद्रोह केरल में, दूसरा पवना विद्रोह पंजाब में, तीसरा आपका एका आंदोलन केरल में, चौथा आपका बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। यहाँ आपका आंसर 3 हो जाएगा। जो कि सही नहीं है वह है आपका एका आंदोलन केरल में। एका आंदोलन केरल में नहीं हुआ था, यह कहाँ हुआ था? तो अवध के क्षेत्र में हुआ था। एका विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? अवध के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवध। नेक्स्ट आपका चैत्रहीन नाव पुस्तक के लेखक कौन थे? चैत्रहीन नाव पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला देवकी नंदन खत्री, दूसरा RK नारायण, तीसरा आपका मोरारजी देसाई, चौथा आपका शरत चंद्र उपाध्याय। तो आपका आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में इसका चैत्रहीन पुस्तक लेखक कौन थे? तो आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? इतिहास को पुराण का पंचम वेद कहा गया है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? पहला आपका बृहदारण्यक उपनिषद पहला ऑप्शन है, दूसरा मुंडक उपनिषद, तीसरा छांदोग्य उपनिषद, चौथा है कैन उपनिषद। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद नहीं मानता है, पंचम वेद कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में पुराण को पंचम वेद कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में 17 नंबर पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।